एक संबंध आपने सीबीआई से भी बनाया, तो उसमें सीबीआई से रिश्ता क्या था, ये आपने कहाँ पढ़ा? कहते हैं कि आपके पीछे जो कामयाबी का सफर है उसमें संघर्ष भी रहा है। मैंने बड़ी सोच रखी कि भाई मुझे 5 स्टार होटलों में रहना है, खाना है और बैठना है, उठना है बड़े बड़े लोगों से। आप इतनी नाराज उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से क्यों हैं? हरदा भी उतना ही गुनहगार है, इंदिरा देश भी उतनी गुनहगार है और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उतने गुनहगार। अब उत्तराखंड की जनता इनको सबक सिखाएगी कि अब तख्ता पलट होगा उत्तराखंड का, चाहे मेरी कुछ भी हो जाए। मुझे पता है अभी लोग मुझे परेशान भी करेंगे, जांच भी बिठाएंगे, कितनी तरह का इनकम टैक्स भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह, मगर करके दिखाएं। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, एक एक को मैं सबक सिखाऊंगी। इस बार मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। कांग्रेस में 4-4, 5-5 गुट हैं, ऑलरेडी आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और दूसरा 70 साल प्लस है सारे। ये बुड्ढों के दिमाग तो काम करते नहीं है, इनके ब्रेन की नसें सिकुड़ चुकी हैं। और इनको कौन, घर बैठे ये लोग, ये क्यों नहीं वृद्धाश्रम जाते, आराम से अपने नाती पोतों को पाले। लेकिन मायावती को आप पटा नहीं पाई, आपने सबको तो अपने उसमें ले लिया, मोहपाश में ले लिया। मायावती से भी ज़्यादा पावरफुल उसमें जब उसकी सरकार तोड़ने का मेरे को इल्ज़ाम जो लगा, और कोशिश भी हमने किया कि भाई उस समय लोग पीड़ित थे, परेशान थे, कि सारे मंत्री मेरे मित्र थे। उसमें काफ़ी सारे, मैं नाम क्या बताऊँ, आप लोगों को सब पता ही है, 4-5 मंत्री तो मेरे रोज़ उठ बैठती, उनके घर आना जाना था। नमस्कार दर्शकों, सीधा सवाल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आशीष तिवारी। सीधा सवाल में हर बार हम आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं जिसकी अनोखी कहानी होती है, जिसका एक लंबा संघर्ष होता है। एक बार फिर हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम उत्तराखंड के लिए भले ही थोड़ा सा अनजाना हो, देश के लिए वो जाना माना चेहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली आंदोलनकारी भावना पांडे की, जिन्हें अब कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड में लोगों ने देखना शुरू किया है। दरअसल वो बीते 25-30 सालों से दिल्ली और बड़े महानगरों में काम कर रही थी, लेकिन वापस लौटी हैं उत्तराखंड एक नए अभियान के साथ, एक नए संकल्प के साथ। तो क्या है इनका संकल्प और क्या है नया अभियान, हम जानते हैं भावना पांडे से, जिन्हें लोग पावर ब्रोकर भी कहते हैं। पावर ब्रोकर हैं आप, और कहा जाता है कि सत्ता के गलियारे में आपकी हनक होती थी और आज उत्तराखंड आप वापस लौटी हैं। आखिर कौन सा ऐसा संकल्प है, इरादा है कि पहाड़ की बेटी वापस पहाड़ लौटी है? देखिए, मैं जब 16 साल की उम्र में बाहर निकली, गरीबी की वजह से, मैं एक किसान की बेटी थी। हम लोग को उचित दाम, जो आज किसानों का हाल है, नहीं मिलता था और हम लोग के खाने के लाले पड़ जाते थे, फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। उस गरीबी को मिटाने के लिए मैंने अपना प्लान किया और उसके बाद मैं रामपुर गई, काशीपुर गई, वहाँ मैंने नौकरियाँ करी, फिर मैं दिल्ली गई और उसके बाद मैं राजनीति में आई। 93 में जिला अध्यक्ष कांग्रेस की रही। उसके बाद मैंने देखा, मैं बड़े बड़े मंत्रियों से मिली, लोग इसी तरह बढ़ते मैं उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। और उसी दौरान 2000 में मुलायम सिंह यादव पर ब्लेम था कि इन्होंने मुजफ्फरनगर कांड कराया और हम 2-3 महिलाएं उनसे लड़ने पहुंच गए। मुलायम सिंह दिल्ली में थे डिफेंस मिनिस्टर, तो वहीं पर मुलायम सिंह ने ये कहा कि भाई ये काम तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं ने किया है और मैं क्यों करूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि ये नेता तब वापस उत्तरांचल, उस समय उत्तरांचल था, चले जाएँ और मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। इसलिए आज के बाद मैं उत्तराखंड की किसी भी बेटी को, मैं अपनी बहुएं भी वहाँ से ला रहा हूँ और उत्तराखंड की कोई भी बेटी को मैं किसी भी तरह का फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ, ये कहा। तब मैं पावर ब्रोकर बनी, वहाँ से मेरी पावर ब्रोकर का स्टार्ट हुआ। नहीं, ये सफ़र थोड़ा सा आपने बहुत जल्दी से 30 साल का सफ़र आपने चंद अल्फाज में समेट दिया, लेकिन कहते हैं कि आपके पीछे जो कामयाबी का सफ़र है उसमें संघर्ष भी रहा है। कई बार आपको अलग अलग जांच एजेंसियों ने भी अपनी गिरफ्त में लिया, कई बार आपके बड़े बड़े कांड में आपके नाम भी जुड़े। दरअसल वो जो संघर्ष का दौर था वो कैसा शुरू हुआ आपका? वो संघर्ष का दौर ये था कि देखिए, आप तो जानते हैं कि जब बड़ी बड़ी एजेंसियां, जांच एजेंसियां पीछे पड़ती हैं, ये एक पॉलिटिकली होती हैं। उस समय मुलायम सिंह के बहुत करीब थे और मुलायम सिंह पार्लियामेंट में फुदक रहे थे कि भाई तहलका कांड, तो उनको दबाने के लिए हम लोगों को दबोचा गया और बाद में मुझे बरी कर दिया गया। ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि पॉलिटिकली ये लोग क्या करते हैं, अभी आप देख लीजिए, कुछ टाइम पहले बीजेपी के लोग लालू को, प्रियंका गांधी को, दुनिया भर के अपोजिशन के लोगों को इलेक्शन टाइम्स में ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह हम लोग ब्लैकमेल के शिकार हुए, क्योंकि मुलायम सिंह बड़े लोगों के साथ जुड़ने की वजह से मेरा नाम आया और हम लोग बाद में बरी भी हो गए। 2 साल के अंदर ही बरी हो गए। 2000 में हम पे केस बना, झूठा केस बना कि भाई भावना पांडे नाम की महिला जो है, बीपी पांडे नाम से मोबाइल है एक चेयरमैन का, तो इस वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया और जो कि 2 साल बाद मुझे सीबीआई ने बाहर कर दिया, केस से फ्री कर दिया।
तो फिर ऐसी क्या वजह रही कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसी आपको पावर ब्रोकर कहती है और एक दो बार नहीं कई बार आपको पकड़ा जाता है, 5 स्टार होटलों में भी आप पहुंचती हैं। तो लोग ये जानना चाहेंगे, खासकर उत्तराखंड के लोग, कि जो नैनीताल की एक मासूम सी, कमज़ोर सी, गरीब सी बच्ची थी 16 साल की उम्र में जिसने उत्तराखंड छोड़ा, वो 5 स्टार होटलों में सीबीआई के हाथों पकड़ी जाती है। दरअसल ये सफ़र जो था कुछ ज़्यादा ही तेज़ था और लोगों के लिए रोचक भी है। लोग जानना चाहेंगे। भाई रोचक तो ये है कि देखिए मैंने बताया ना कि गरीबी में हम पर इतनी ज़्यादा होती तो हमें भी अमीर बनने का शौक़ था। हमें गांव के थे जहां घास काटने वाली मैंने तो खुद घास काट रही है। आज मेरे गांव की महिलाओं से आप इंटरव्यू ले सकते हो। जंगलों से मैं लकड़ी लाई हूँ। आज भी मेरे साथ की जो बहुएँ हैं वो सास बन चुकी हैं और अपनी बहुओं को बताती हैं। और मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है। मैंने बड़ी सोच रखी कि मैं मुझे 5 स्टार होटलों में रहना है, खाना है और बैठना है, उठना है। बड़े बड़े लोगों से के साथ उठी बैठी तो बड़े लोगों के साथ उठो बैठोगे कहीं ना कहीं आप एजेंसी के उसमें तो आओगे सभी आते हैं। देखिए मैं ही थोड़ी हूँ। देखिए सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे हमारे हरदा हो, चाहे हड़क सिंह हो, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत हो और आप कोई भी लालू हो, बड़ी बड़ी एजेंसी सबको परेशान तो करती हैं। पर जो बड़ा आदमी होता है उसी के पीछे सीबीआई लगती है, हर किसी के पीछे नहीं लगती है। यानी दर्शकों हम आपको बता दें, सीबीआई आपके अगर पीछे लगती है तो ये ट्रेडमार्क हो जाता है कि आप बड़े आदमी हैं, मशहूर हैं और रसूख वाले हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि भावना पांडे कुछ खास इरादा लेकर उत्तराखंड लौटी हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक इनकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, शासन और प्रशासन में हनक रही है, लेकिन अब उत्तराखंड की जो सियासत है उससे बेहद खफा हैं। आप इतनी नाराज़ उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से क्यों हैं कि आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, जिसका खुलासा अब आप हमारे चैनल पे खुद करेंगी? देखिए मैं जब उत्तर प्रदेश में थी, पीएल पुनिया हो, चाहे अखंड प्रताप सिंह हो, डीडी मिश्रा हो, ये पंचम तल में जितने अधिकारी थे इनके आगे मेरी तूती बोलती थी। क्योंकि इनको पोस्टिंग आज भी डीडी मिश्रा मुझे कहते हैं कि मैं चीफ सेक्रेटरी बनाने वाली लेडी हूँ। आज भी उनसे जाके पूछ सकते हैं आप। और मैंने देखा कि मैं तो उत्तर प्रदेश जैसे भारत सरकार में काम कर चुकी हूँ और मैंने देखा मेरा स्टेट में क्या हो रहा है। चारों तरफ माफिया, क्रिमिनल और अवैध खनन के चक्कर में वैध नहीं चल रहा है। डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोग, कुछ आपके सचिवालय में लोग, यमुनानगर, पौंटा साहब, यहाँ के लोगों से प्रभावित हैं, पैसा लेते हैं निश्चित रूप से। और ऐसी इन्होंने पॉलिसियाँ बना रखी हैं यहाँ पर कि वैध खनन काम चल ही नहीं सकता। 150 क्रशर चल रहे हैं, चलते हैं, अब तो खैर बंद हो गए। और बिना 5 साल से बिना पट्टे के सरकार, आज भी आप पता कर लगा लीजिए, 350 करोड़ रुपए सरकार का लॉस है। इसको कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हरीश रावत भी है, इसका जिम्मेदार त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं, इसके जिम्मेदार सारे कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके पास एनओसी नहीं है। भाई कांग्रेस की जब सरकार थी तब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं है भारत सरकार से एनओसी लाए? और अब बीजेपी की सरकार स्टेट में, तो केंद्र में बीजेपी सरकार थी, क्यों नहीं एनओसी लाए? इन अधिकारियों को भी नहीं लेना देना, इन मंत्रियों को भी कोई लेना देना नहीं। उत्तराखंड नाश पिटा हुआ है। अभी तो मैं एक विभाग की बात कर रही हूँ, इसके अलावा अगर 10 विभाग में मैं जाऊँ तो हर विभाग का हाल यही है। और मुझे इतना गुस्सा है कि हमने अपना जीवन खराब कर दिया। आज मैं नाती के बराबर पालने वाले बच्चे को लड़का पाल रही हूँ और इस उत्तराखंड राज्य के लिए हमने आंदोलन किया। इसलिए मुझे गुस्सा है कि सारी महिलाएं इतनी पीड़ित हैं, यहाँ पर इतने युवा बेरोजगार पीड़ित हैं, इतने किसान पीड़ित हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बस मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री की छीटाकटी करते हैं, कुछ नहीं। हरदा भी उतना ही गुनहगार है, इंदिरा देश भी उतनी गुनहगार है और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उतने गुनहगार। अब उत्तराखंड की जनता इनको सबक सिखाएगी कि अब तख्ता पलट होगा उत्तराखंड का। चाहे मेरी कुछ भी हो जाए, मुझे पता है अभी लोग मुझे परेशान भी करेंगे, जांच भी बैठाएंगे, कितनी तरह का इनकम टैक्स भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह, मगर करके दिखाएं। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, एक को मैं सबक सिखाऊंगी। इस बार मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। 30 साल तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े बड़े रसूखदार मंत्रियों के बीच अपना समय गुजारने वाली और एक सत्ता में हनक बनाने वाली महिला जब उत्तराखंड आती है तो अपने ही नेताओं को छला हुआ पाती है। कहती है कि गुनहगार भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन पावर ऑफ द कस्टमर आपको कहा जाता है। तो फिर वो जो पावर आपके पास है उसका इस्तेमाल आप राजनीति में कैसे करेंगी? महिलाओं को एकजुट करने की आप बात कर रही हैं, तो क्या हम ये माने कि आने वाला जो चुनाव 1 साल बाद है उसमें आप एक बड़ी ताकत बनकर पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करने वाली हैं? बिल्कुल निश्चित,
क्योंकि इस वक्त लोग ना भाजपा को देखना चाहते हैं ना कांग्रेस को देखना। कांग्रेस में 4-4 5-5 गुट हैं ऑलरेडी, आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और दूसरा 70 साल प्लस है सारे, ये बुड्ढों के दिमाग तो काम करते नहीं है, इनके ब्रेन की नसें सिकुड़ चुकी हैं। और इनको कौन, घर बैठे ये लोग, ये क्यों नहीं वृद्धाश्रम जाते, आराम से अपने नाती पोतों को पालें। और क्यों ये युवाओं को चांस नहीं देते? 40-40 साल तक सीट नहीं छोड़ती, न इंदिरा देश छोड़ती, न बंशीधर भगत छोड़ते, न हरीश रावत छोड़ते, न ये सतपाल महाराज छोड़ते। क्या समझ रखा है इन्होंने? क्या इनकी दादलाई प्रॉपर्टी है उत्तराखंड? उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने लिया है, हम आंदोलनकारियों ने लिया है। इस बार निश्चित तौर पे युवा एंड महिलाएं सब चुनाव लड़ेंगी जो बीजेपी और कांग्रेस से प्रताड़ित हैं, जो जिनको टिकटें नहीं मिलती, ये लोग झंडा बैनर उठाते हैं इनका। तो देखो महिलाएं नेत्रियां हैं, मैं कोशिश चाहती हूँ कि मैक्सिमम महिलाएं लड़ें, मगर महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते, कोई नेता ही नहीं निकलती मुझे महिलाएं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं क्षेत्र में इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति पहुँचाऊँ और बाकी युवाओं को पहुँचाऊँ। और निश्चित रूप में मैं आज आपको बता रही हूँ, उत्तराखंड की जनता चाहेगी और चाहना चाहिए। अगर हमने 25 साल अपने ख़राब कर दिए, हम एक पीढ़ी हम ख़त्म कर चुके हैं, हम अब अगली पीढ़ी ना ख़त्म करें। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है जनता से और उत्तराखंड के लोगों से कि भाई हम एक पीढ़ी दूसरी और ख़राब ना करें। अच्छा, आपने कहा है बाइकर्स गैंग इकट्ठा करेंगी, नेताओं को नज़रबंद करेंगी, ये सब एक ऐसे प्रयोग हैं जो देश में कभी नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड क्या आने वाले समय में नए प्रयोग आपके जरिए देखेगा राजनीति में? बिल्कुल। देखिए, जब मोदी जी 370 लागू करने के लिए, उनको मजबूरन पब्लिक का भला करने के लिए उनको नज़रबंद करना पड़ा। उनने तो 6-7 महीने 1 साल किया, हम 2-4 दिन तो इनको कर ही देंगे, क्योंकि अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता का सवाल है। मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि मैंने सोचा है कि हर विधानसभा में 400 500 बाइकर, आजकल युवा हैं, सबके पास बाइक्स हैं, तो मैंने ये कहा कि भाई मैंने एक ऐप लॉन्च किया है। अगर उस ऐप के तहत ये 70% लोगों को, युवाओं को रोज़गार अगर इंडस्ट्रियों से, फैक्ट्रियों से अगर ये देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। एक्स-सीएम और प्रेजेंट सीएम दोनों को हम नज़रबंद करेंगे, और पूरे उत्तराखंड की महिलाएं एंड युवाएं मिलकर। और उसके बाद बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते नज़रबंद? पब्लिक के स्वार्थ फायदे के लिए हम करेंगे ना, हम अपने फायदे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। भाई युवाओं को रोज़गार दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी नज़रबंद करने की। हम तो इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 4 महीने का, कि तुम 4 महीने के अंदर 70% जो तुमने सब्सिडी दी है सारी इंडस्ट्रियों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, मेडिकल, 70% युवा, 12 लाख युवा है। अगर आज ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर दे तो 12 लाख लोग रोजगार लग जाएगा इन्हीं इंडस्ट्रियों में। 12 लाख आदमी की क्यों उसको पलायन होने की ज़रूरत है? पलायन तो ये नेता जानबूझ के कराते हैं लोगों का, क्योंकि इन्होंने ठेकेदारी प्रथा चला रखी है यहाँ पर। क्या इन लोगों की सेटिंग है, क्या ये लोग करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इस तक जाना है, इस गहराई तक। अच्छा, मायावती से आपके बड़े संबंध तल्ख रहे हैं। कहा जाता है कि मायावती की कैबिनेट में जितने बड़े रसूखदार मंत्री थे सब आपके दोस्त थे, 5 स्टार होटलों में बैठ के खाना खाते थे आप लोग, लेकिन मायावती को आप पटा नहीं पाई। आपने सबको तो अपने उसमें ले लिया, मोहपाश में ले लिया, अपने जादू में आपने ले लिया, लेकिन मायावती एक ऐसी लेडी थी जो कहीं ना कहीं आपकी ही तरह थोड़ा सा पावर ब्रोकर टाइप की है इंडियन पॉलिटिक्स में। उनसे आपका सेटिंग गेटिंग क्यों नहीं हो पाया? देखो, एक म्यान में 2 औरतें नहीं रह सकती हैं। चक्कर क्या था कि उसमें थोड़ा आप जैसे पत्रकार भाइयों ने लिख दिया, छोटी मोटी तारीफ कर दी मेरी, एक सुंदर महिला के पीछे सारे मंत्री चले गए, तो उससे उसको ईगो आ गया। और वैसे भी वो महिला थोड़ा मैं अपने ऐठ में, वो अपने लिए मायावती, तो मैं अपने आप में मायावती हूँ। तो मायावती से भी ज़्यादा पावरफुल उसमें जब उसकी सरकार तोड़ने का मेरे को इल्ज़ाम जो लगा, और कोशिश भी हमने किया कि भाई उस समय लोग पीड़ित थे, परेशान थे, कि सारे मंत्री मेरे मित्र थे, उसमें काफ़ी सारे, मैं नाम क्या बताऊँ, आप लोगों को सब पता ही है, 4-5 मंत्री तो मेरे रोज़ उठ बैठ थी, उनके घर आना जाना था। अच्छा, एक संबंध आपने सीबीआई से भी बनाया, 1 2 3 4 बार, कई बार आप सीबीआई के घेरे में आई, वो संबंध कैसे बन गया? नहीं, सीबीआई से तो ऐसे बना भाई, जब मुलायम सिंह के चक्कर में तहलका कांड में हमको गिरफ्तार किया गया, और अभी कुछ सीजीआई सुनने में आया क्योंकि कुछ मेडिकल कॉलेज वालों की मैं दीदी हूँ, तो वो मेरे पास आते थे, मेरे ऊपर जज साहब रहते थे, तो उनसे कंसल्ट करते थे, उन्होंने एज ए कंसल्टेंट, भाई लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट में, वो बैठते थे। तो उसी बीच क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज वालों का कोई लफड़ा रहा होगा और इनका कोई लेन देन था, गॉड नोज, मुझे नहीं पता। बाद में मुझे पता चला कि वो केस 18 को डिसाइड हो गया था और 19 को पैसा पकड़ा गया। उसमें भी हम इन्वॉल्व हुए, क्योंकि मेरी खाने के चक्कर में सीबीआई जिस समय मेरे था, सीबीआई मेरे घर पर, तो उसमें सीबीआई से रिश्ता क्या था, ये आपने कहाँ पढ़ा? हाँ, ये था कि भाई जो 17 साल पहले महिला मुझे अपने साथ रखी थी, वही बाद में मुझे मेरे घर आई, मतलब तब ऐसे, मतलब वही पुरानी दोस्त, क्योंकि भाई हम लोग हैं तो वो भी इंसान ही, सीबीआई वाले हमारी तरह इंसान है, तो ऐसी मेरी सीबीआई में अच्छी दोस्ती थी सबसे। अब हम क्या माने, आखिर में अपने उत्तराखंड के भाइयों बहनों को आप क्या देने वाली हैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर?
देखिए, उत्तराखंड के भाई बहनों को तो मेरा ये है कि भाई मैं चाहती हूँ कि जितना संघर्ष मैंने किया है, उस संघर्ष जो मेरे पास एक्सपीरियंस है और जो हम लोग बेसहारा समझते हैं अपने आप को, जो हम समझते हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और उस प्लेटफॉर्म को लाना चाहती हूँ मैं, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म जिसमें किसान की समस्या, जिसमें महिला की समस्या, जिसमें युवाओं की समस्या, और हम उत्तराखंड से स्टार्ट करें, पूरे देश तक ले जाएंगे इसको। तो दर्शकों, ये है भावना पांडे, सीबीआई की फेवरेट, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फेवरेट, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की फेवरेट, लेकिन उत्तराखंड में अपने ही प्रदेश में ये आज एक ऐसे विकल्प को लेकर खड़ी हुई हैं क्योंकि इन्हें भाजपा और कांग्रेस से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो उम्मीदें आपसे लोग जोड़ रहे हैं वो उम्मीदें पूरी हों, कामयाब हों। सीधा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।